के हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से श्री अमिताभ दुबे जी आपको 9 साल की जो प्रक्रिया है देश भर में उसके बारे में बताएंगे। कमल भल्ला जी हमारे भर्ती हुए थे, मुलाराम जी साहब मंत्री हमारे भगवान सिंह जी हमारे विवेक रानी जी शर्मा जी, शर्मा जी, साहिल शर्मा जी, और ये पीछे जो मेरे साथी जरा अगर आपकी इजाजत हो तो शुरू करें। गुलाब जी है यहाँ चुप कराइए, ये क्या बात क्या है? शांति नहीं, आप स्टार्ट करो आप स्टार्ट। दुबे जी आपका नमस्कार साथियों, उपस्थित नेतागण, मुझे बड़ी खुशी है यहाँ आने का मौका मिला। मैं सीधी सी बात आपके सामने रख देता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी के 9 साल के शासनकाल में सरकार ने अनेक दावे किए हैं अपने परफॉर्मेंस के बारे में, रिकॉर्ड के बारे में। कांग्रेस पार्टी बस उनके लिए 9 सवाल, मैं आपके सामने ये 9 सवाल पेश करूंगा। थोड़े से आंकड़े खास करके अर्थव्यवस्था से संबंधित मैं आपके सामने पेश करूंगा, लेकिन मैं सबसे ये हमारी एक 9 साल 9 सवाल डॉक्यूमेंट हमने तैयार किया है। फुल डिटेल्स इसमें हैं, आंकड़े हैं, आप देखिए। पहला सवाल अर्थव्यवस्था से संबंधित, ऐसा क्यों है कि देश में महंगाई और बेरोजगारी आसमान छू रही है? क्यों अमीर और अमीर हुए हैं और गरीब और गरीब हैं? सार्वजनिक संपत्तियों को मोदी जी के मित्रों को क्यों बेचा जा रहा है? आर्थिक विषमताएं क्यों बढ़ रही हैं? आप सबको मालूम है, मैं आपको सीधा सा चार्ट दिखाना चाहता हूँ, ये आपकी कॉपीज में भी होगा। एलपीजी का रेट 2014 और 2023 410 रुपये से 1100 रुपये पहुँच गया है। पेट्रोल का 71 रुपये से 100 तक पहुँच गया है प्रति लीटर। सरसों का तेल 90 रुपये से 140 से ज़्यादा पहुँच गया है। आटा 22 से 35 रुपये किलो, दूध 35 से 53 रुपये। ये साफ दिखाता है कि कोई दावे सरकार कर रही है तो आम जनता पे असर इस केबल से हो रहा है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि जो युवा बेरोजगारी है, बेरोजगारी तो है, युवा बेरोजगारी 30 से 40% तक पहुंच गई है पहले से, 30 से 40% तक। और सबसे ज़्यादा बेरोजगारी उन युवाओं में है जिनकी डिग्रीज हैं। तो एक तरफ आप उनको पढ़ने को कहते हो, कॉलेज जाने को कहते हो, डिग्रीज लेने को कहते हो, दूसरी तरफ कोई रोजगार नहीं दे। कुछ दिन पहले डीमोनेटाइजेशन 2.0 की घोषणा हुई थी, 2000 रुपये के नोट, आप सबको पता है। लेकिन पिछली बार डीमोनेटाइजेशन हुआ, नोटबंदी हुआ, उसका क्या असर पड़ा? काला धन पे कोई असर नहीं पड़ा। आपको मालूम है कि कर्नाटक में अभी जो चुनाव हुआ है वहाँ पे 40% सरकार के खिलाफ हमारा एक पूरा कैंपेन चला, बहुत बड़ी जीत हुई। और आप कर्नाटक वालों से पूछ सकते हो कि वहाँ पे काले धन पे क्या असर पड़ा नोटबंदी का। जो कैश इन सर्कुलेशन है पिछले 2016 के बाद 71% बढ़ा। तो दूसरा कारण जो सरकार ने दिया था नोटबंदी का था कि डिजिटल इंडिया, लोग अपने फोन से पेमेंट करेंगे। लेकिन जो कैश है वो 30 लाख करोड़ तक पहुंच गया, इससे सबसे ज़्यादा इस देश के पूरे इतिहास में। तो इस
स्पष्ट है कि जो भी दावे सरकार के थे इस पर मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि नोटबंदी के कारण आर्थिक ग्रोथ रेट में बहुत बड़ा घाटा हुआ था, नेगेटिव में आ गया था, 8 से 4% पहुँच गया था। वो कोरोना के पहले, कोरोना का असर मैं इसमें मिला नहीं रहा, कोरोना के पहले हम आ गया GDP से पहुँच गया था। तो एक कॉस्ट बड़ा हाई था और डिलीवरी ज़ीरो थी। GST की बात करते हैं। मोदी जी ने टैक्स टेररिज्म के बारे में बहुत कुछ कहा है, लेकिन सच्चाई ये कि GST का जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ था, मैं एक और उदाहरण देता हूँ आपको किस प्रकार छोटे व्यापारी बिजनेसेस पे इसका इम्पैक्ट हुआ था। 2017 और 22 के बीच नियम कितनी बार बदले? हर दूसरे दिन कोई ना कोई नियम बदला। 5 साल की बात कर रहा हूँ मैं। 869 नोटिफिकेशंस, 143 सर्कुलर्स, 38 ऑर्डर्स, हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ बदलता जा रहा है। तो ऐसे इसका इम्पैक्ट आप सोच सकते हैं कि छोटे बिजनेसेस में किस प्रकार का होगा। फायदा सिर्फ वकीलों का और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का हुआ है, बिजनेसेस का नहीं हुआ। अब आते हैं पब्लिक सेक्टर पे। जैसे कि मैंने कहा, बेरोजगारी की बहुत गंभीर समस्या है। पब्लिक सेक्टर में 2014 और 2022 के बीच जो PSUs जॉब्स हैं 13 लाख से 8 लाख तक पहुंची है, यानी 5 लाख कम हुई है। रेलवेज में 18 लाख से 12 लाख तक गिरी है। तो एक तरफ रोजगार की समस्या है, दूसरी तरफ आप पब्लिक सेक्टर या निजीकरण हो या जो भी कारण हो, जॉब्स आप घटाते जा रहे हैं। तो ये है पिछले 9 सालों की कहानी। और इससे जुड़ी बात ये है कि जो पब्लिक सेक्टर जॉब्स हैं उसमें रिजर्वेशन होता है, SC, ST, OBC। तो जैसी ये जॉब घटती जा रही है उनके लिए भी जो अपॉर्चुनिटीज है कम होती जा रही है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट गिरा है, UPA में 25% था GDP का, अब 20 से कम हो गया है। तो ऐसे बहुत आंकड़े हैं, इसमें आप देख सकते हैं। अब आती है किसान की बात। हमारा दूसरा सवाल ये है, ऐसा क्यों है कि पिछले 9 सालों में भी किसान की आय दोगुनी नहीं हुई जैसे कि वादा किया था? काले कृषि कानूनों को रद्द करते समय किसान संगठनों के साथ हुए समझौतों को अभी तक लागू क्यों नहीं किया गया है? MSP की गारंटी क्यों नहीं दी गई है? यहाँ भी मैं बस 1-2 आंकड़े आपके सामने रखता हूँ। आपको याद होगा, दिल्ली में किसान आंदोलन हुआ था, ठंड में 300 दिन किसान वहाँ बैठे रहे, 700 की मृत्यु हुई और अभी भी कोई वादे पूरे नहीं किए गए। ये कीमत उन्होंने चुकाई थी और रिजल्ट आप देख सकते हैं। सरकार ने झूठे वादे किए और उनका कुछ इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। तीसरा, भ्रष्टाचार और मित्रवाद। सवाल उठता है, ऐसा क्यों है कि अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए LIC और SBI में जमा जनता के खून पसीने की कमाई को दांव पर लगा दिया? भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात करने वाले प्रधानमंत्री इस पर जवाब क्यों नहीं देते कि अडानी की फर्जी कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए कहां से आए? यह सवाल राहुल जी ने उठाया है, पार्टी ने उठाया है। चौथा सवाल उठता है चीन और नेशनल सिक्योरिटी। ऐसा क्यों है कि चीन को लाल आंख दिखाने की बात करने वाले प्रधानमंत्री ने उसे 2020 में क्लीन चिट दी? ना कोई आया है ना कोई घुसाया, आपको याद होगा, जबकि आज भी हमारी जमीन पर कब्जा करके बैठे हैं। सारी डिटेल्स रिपोर्ट में है, अगर आपको चाहिए। सामाजिक सद्भाव, 5वां सवाल। ऐसा क्यों है कि चुनावी फायदे के लिए जानबूझकर बंटवारे की राजनीति को हवा दी जा रही है और समाज में डर का माहौल बनाया जा रहा है? छठा सवाल, सामाजिक न्याय। ऐसा क्यों है कि महिलाओं, दलितों, ST, OBC और अल्पसंख्यकों के खिलाफ पूरे अत्याचारों पर प्रधानमंत्री चुप रहते हैं? वे जाति जनगणना की मांग को क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण मांग है। 7वां सवाल, लोकतांत्रिक संस्थाएं।
ऐसा क्यों है कि विपक्षी दलों और नेताओं के खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है? क्यों जनता द्वारा चुनी गई विपक्षी दलों की कई सरकारें गिराई गई? पिछले 9 सालों में संवैधानिक और लोकतांत्रिक संस्थाओं को क्यों कमजोर किया जा रहा है? 8वां सवाल, जन कल्याण योजना। ऐसा क्यों है कि बजट में कटौती करके मनरेगा जैसे जन कल्याण की योजना को कमजोर किया जा रहा है? गरीब, आदिवासी और जरूरतमंदों के सपनों को क्यों कुचला दिया? और आखिरी क्वेश्चन, आपको याद होगा कोरोना से संबंधित है। ऐसा क्यों है कि कोरोना के कारण 40 लाख लोगों की मौत के बाद 40 लाख, वैसे 47 लाख आंकड़ा WHO का है, और इंडिया में सबसे ज़्यादा मौतें कोरोना काल में इंडिया में हुई 47 लाख। 47 लाख लोगों की मौत के बाद उनके परिवारों को मुआवजा देने से मना कर दिया गया। क्यों अचानक लॉकडाउन करके लाखों कामगार साथियों को घर जाने के लिए मजबूर किया गया और उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया गया? और 4 करोड़, आपको याद होगा, मजदूर पूरे देश में भटक रहे थे अपने घर जाने की कोशिश। तो ये हमारे 9 सवाल हैं, इनके डिटेल्स मैं दे सकता हूँ। अब यही